Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the depositional work of a river. आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी एक्सप्लोर करेंगे। ये कहानी है कि कैसे नदियां, जिनको हम अक्सर जमीन काटने या तोड़ने वाली शक्ति मानते हैं, एक्चुअली जमीन को बनाती भी हैं। यस, हाउ रिवर्स, जो हमारे प्लैनेट के ग्रेट स्कल्प्टर्स हैं, इनफैक्ट लैंड बिल्ड करते हैं। देखिए, हम सब एक रिवर की इमेंस पावर को जानते हैं। अपनी यूथ में जब वो पहाड़ों से उतरती है तो वो एक फोर्स ऑफ नेचर होती है। बड़े बड़े गोर्जेस, कैनियंस और विशाल वैलीज बनाती है। लेकिन कभी सोचा है व्हाट हैपेंस जब यही पावरफुल रिवर पहाड़ों से नीचे उतरकर उन स्टीप स्लोप्स को पीछे छोड़कर समतल मैदानों में यानी प्लेन्स में एंटर करती है? उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी अचानक से कम हो जाती है। तो वो अपने साथ लाए हुए उस मैसिव लोड का क्या करती है? वो सारे पत्थर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट जो वो सैकड़ों किलोमीटर से बहाकर ला रही थी, आखिर वो सारा मटेरियल जाता कहां है? आज हम इसी प्रोसेस को अनकवर करेंगे। तो चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि रिवर जो अपना सेडिमेंट लोड डिपॉजिट करती है, ये कोई रैंडम एक्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नदी का जहां मन किया उसने वहां सेडिमेंट डंप कर दिया। नहीं, इट्स अ हाईली लॉजिकल साइंटिफिक प्रोसेस जो फिजिक्स और हाइड्रोलॉजी के अस्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पर चलता है। एक रिवर अपना सेडिमेंट तभी डिपॉजिट करती है जब वो मजबूर हो जाती है, और इसके पीछे दो प्राइमरी कंडीशंस हैं जिनको हम आज डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। फंडामेंटली डेपोजिशन दो मेन कंडीशंस में होता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला, अ डिक्रीज इन द रिवर्स कैरिंग कैपेसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि नदी की खुद की ताकत, उसकी एनर्जी कम हो गई है। द रिवर इज सिंपली नो लॉन्गर कॉम्पिटेंट इनफ टू कैरी इट्स लोड। और दूसरा, एन इंक्रीज इन द सेडिमेंट लोड इटसेल्फ। यहां नदी की पावर उतनी ही है, लेकिन उसके ऊपर जो बोझ है यानी द सेडिमेंट लोड, वो इतना ज्यादा हो गया है कि वो रिवर की ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी से ज्यादा है। चलिए इन दोनों सिचुएशंस को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स फर्स्ट एड्रेस द प्राइमरी रीजन, नदी की पावर में कमी। एक रिवर की पावर, जिसे हम उसकी कैरियंग कैपेसिटी कहते हैं, वो उसकी स्ट्रीम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल साफ है, जितनी तेजी से पानी बहेगा उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी और उतना ही ज्यादा और उतना ही भारी मटेरियल वो अपने साथ कैरी कर पाएगा। यह दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है कॉम्पिटेंस, मतलब वो मैक्सिमम साइज पार्टिकल का जो रिवर कैरी कर सकती है, और दूसरा है कैपेसिटी, यानी टोटल अमाउंट ऑफ सेडिमेंट जो रिवर कैरी कर सकती है। कॉम्पिटेंस और कैपेसिटी दोनों ही वेलोसिटी से जुड़े हुए हैं। जैसे ही वेलोसिटी ड्रॉप होती है, रिवर की कॉम्पिटेंस और कैपेसिटी दोनों ही बुरी तरह से गिरती हैं और वो मजबूर हो जाती है उस सेडिमेंट को ड्रॉप करने के लिए जिसे वो अब कैरी नहीं कर सकती। तो सबसे क्रिटिकल सवाल ये है कि आखिर रिवर की वेलोसिटी कम क्यों होती है? इसके कई फैक्टर्स हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है डिक्रीज इन द चैनल ग्रेडियंट, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा, स्प्रेडिंग ऑफ वाटर ओवर अ लार्जर एरिया। सोचिए, एक पाइप से पानी निकलता है तो उसकी स्पीड तेज होती है, लेकिन वही पानी अगर एक फर्श पर फैल जाए तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। नदी के साथ भी यही होता है। तीसरा, ऑब्स्ट्रक्शन इन द चैनल फ्लो, जैसे कोई लैंडस्लाइड का मलबा या लकड़ी के टुकड़े। और आखिर में अ सिंपल डिक्रीज इन वाटर वॉल्यूम एंड डिस्चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों के मौसम में या जब इरिगेशन के लिए पानी डाइवर्ट कर दिया जाता है, पानी कम होगा तो वेलोसिटी भी नेचुरली कम होगी। लेट्स फोकस ऑन दिस की टर्म, चैनल ग्रेडियंट। सिंपल शब्दों में यह नदी के रास्ते का स्लोप यानी उसकी ढलान है। इसका एक सिंपल सा एनालॉजी है। सोच के देखिए, आप एक बॉल को एक तेज ढलान वाले रैम्प से नीचे लुढ़काते हैं, वो बहुत तेजी से जाएगी, राइट? अब उसी बॉल को एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर, जैसे आपके घर के फर्श पर रोल कीजिए, वो बहुत धीरे धीरे चलेगी। एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल नदी के पानी पर अप्लाई होता है। पहाड़ी इलाकों में ग्रेडियंट बहुत स्टीप होता है, जिसे हम मीटर्स पर किलोमीटर में नापते हैं। इससे नदी को हाई वेलोसिटी मिलती है। लेकिन जैसे ही नदी प्लेन्स में आती है, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, तो ग्रेडियंट एकदम जेंटल हो जाता है, कभी कभी तो बस कुछ सेंटीमीटर्स पर किलोमीटर। इस शार्प ड्रॉप इन ग्रेडियंट से वेलोसिटी में भी शार्प ड्रॉप आता है, जो नदी को अपना लोड डिपॉजिट करने पर मजबूर कर देता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्स्ट्रक्शंस का होना। ये चीजें नदी के रास्ते में नेचुरल स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती हैं। फॉर इंस्टेंस, एक लैंडस्लाइड आई और उसने चैनल का एक हिस्सा ब्लॉक कर दिया।
या फिर नदी के बेड में ही छोटे छोटे सैंड ड्यून्स, जिनको हम बार्स कहते हैं, बन जाते हैं। कभी कभी इंसानी हरकतों की वजह से, जैसे लॉग जैम्स या ब्रिज के पिलर्स, वो भी फ्लो को रोक देते हैं। ये सारी चीजें पानी के फ्लो में एक रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, नदी को स्लो डाउन होने पर मजबूर करती हैं। और जैसे ही वेलोसिटी कम होती है, डेपोजिशन शुरू हो जाता है, अक्सर उस ऑब्स्ट्रक्शन के ठीक पीछे। अब आते हैं डेपोजिशन के दूसरे बड़े रीजन पर। कभी कभी इशू नदी की पावर का नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम होती है उसके रिवर लोड के शेयर वॉल्यूम की। इस सिचुएशन में हो सकता है रिवर की वेलोसिटी और डिस्चार्ज कांस्टेंट हो, लेकिन जो सेडिमेंट उसको सप्लाई किया जा रहा है उसकी मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। ऐसे सोचिए कि आपकी वेट उठाने की कैपेसिटी फिक्स है, मान लीजिए 50 केजी। लेकिन अगर कोई आप पर अचानक 80 केजी रख दे तो आप उसे नहीं उठा पाएंगे। सेम लॉजिक नदी पर भी अप्लाई होता है। जब लोड उसकी कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाता है, तो नदी के पास उस एक्स्ट्रा सेडिमेंट को डिपॉजिट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो ये एक्स्ट्रा लोड आता कहां से है? इसके कई सोर्सेज हो सकते हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी। एक बहुत बड़ा एंथ्रोपोजेनिक रीजन है डिफोरेस्टेशन, यानी कैचमेंट एरिया में पेड़ों की कटाई। जब पेड़ कटते हैं तो टॉप सॉइल को पकड़कर रखने वाली जड़ें नहीं रहती। ये लूज सॉइल बारिश के साथ बहकर सीधे नदी में चली जाती है, जिससे एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन होता है। दूसरा, पिघलते हुए ग्लेशियर्स अपने साथ भारी मात्रा में डेब्री लाते हैं, जिसे ग्लेशियो फ्लूवियल मटेरियल्स कहते हैं। तीसरा, नदी की जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स हैं, यानी सहायक नदियां, वो भी अपना सेडिमेंट लोड लाकर मेन रिवर में डाल देती हैं, जिससे उसका टोटल बोझ बढ़ जाता है। और चौथा, छोटे स्केल का इरोजन, जैसे रिल एंड गली इरोजन, जो खेती वाले इलाकों में होता है, वो भी टोटल रिवर लोड में कंट्रीब्यूट करता है। चलिए, हमने कॉजेस तो समझ लिए, पर इसका नतीजा क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस डेपोजिशन? ये वो हिस्सा है जहां सब कुछ कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। जब एक नदी अपना लोड डिपॉजिट करती है, तो वो सिर्फ पत्थर या मिट्टी नहीं गिरा रही होती, वो एक्टिवली नई जमीन बना रही होती है। इट गिव्स बर्थ टू न्यू जियोग्राफिकल फीचर्स, न्यू डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये नदी के लाइफ साइकिल का एक क्रिएटिव फेज है, जहां वो जमीन को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि क्रिएट कर रही है। इस सीन को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। एक नदी है जो पहाड़ों से एक स्टीप माउंटेन ग्रेडियंट से पूरी रफ्तार से नीचे उतर रही है। उसके अंदर इमेंस काइनेटिक एनर्जी है। वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स से लेकर फाइन सिल्क तक सब कुछ बहा कर ला रही है। और फिर अचानक वो पहाड़ों को छोड़कर समतल मैदान में एंटर करती है। उस पॉइंट पर, यानी एट द बेस ऑफ द फुट हिल्स, जिसे हम पीडमोंट जोन भी कहते हैं, एक ड्रामेटिक चेंज होता है। ग्रेडियंट एकदम से फ्लैट हो जाता है। उसकी वेलोसिटी, उसकी रफ्तार ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है। वेलोसिटी में आए इस अचानक ड्रॉप से एक क्लासिक डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है, जिसे कहते हैं अलूवियल फैन। जैसा कि डेफिनेशन कहती है, ये एक फैन शेप्ड या कोन शेप्ड डिपॉजिट सेडिमेंट है। और ये ठीक उस पॉइंट पर बनता है जहां चैनल ग्रेडियंट अचानक से कम हो जाता है, यानी एट द बेस ऑफ अ माउंटेन। प्लेन्स की लो एनर्जी एनवायरनमेंट में अपने भारी लोड को आगे ले जाने में असमर्थ नदी उसे वहीं वैली के मुंह पर ही डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। चलिए, इस स्लाइड की मदद से एक अलूवियल फैन की एनाटॉमी को समझें, एक वर्बल डायग्राम के थ्रू। देखिए, इसकी लोकेशन हमेशा बेस ऑफ द फुटहिल्स होती है। इसका जो एपेक्स है, यानी सबसे ऊपर का पॉइंटेड हिस्सा, वो हमेशा पहाड़ों की तरफ फेस करता है जहां से नदी आ रही है। यहीं पर एपेक्स पर नदी सबसे भारी और कोर्सेस्ट मटेरियल्स को सबसे पहले ड्रॉप करती है, जैसे कि बोल्डर्स और ग्रेवल्स, क्योंकि इनको कैरी करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो अब नदी के पास नहीं है। इस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं। जैसे जैसे पानी फैन के ऊपर आगे बढ़ता है, उसकी वेलोसिटी और भी कम होती जाती है, तो वो धीरे धीरे हल्के मटेरियल्स डिपॉजिट करता है और बिल्कुल आउटर एज या मार्जिन पर नदी सबसे फाइनेस्ट मटेरियल्स डिपॉजिट करती है, जैसे सिल्ट और क्ले। सेडिमेंट्स की यही सॉर्टिंग, कोर्स एट द एपेक्स टू फाइन एट द मार्जिन्स, इसे इसका कैरेक्टरिस्टिक फैन जैसा शेप देती है। और हाँ, ये अलूवियल फैंस एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। तो आज हमने जो देखा है वो है एक नदी का डोल नेचर, उसका एक दोहरा चरित्र है। एक तरफ पहाड़ों में अपनी यूथफुल स्टेज में वो इरोजन का एक पावरफुल एजेंट है। वो एक डिस्ट्रॉयर है जो जमीन को काटती है, वैलीज को गहरा करती है और पहाड़ों को तोड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे ही वो प्लेन्स में एंटर करती है और अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंचती है, वही नदी एक क्रिएटर बन जाती है। वो डिपोजिशन के प्रोसेस से नई जमीन बनाती है।
नदी द्वारा किया गया डेपोजिशन एक अंत नहीं बल्कि एक नई क्रिएटिव शुरुआत है। ये एक बेहद कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। हमारी देश के जो विशाल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वो क्या है? वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी ट्रिब्यूटरीज के मिलियंस ऑफ इयर्स के डेपोजिशन का ही नतीजा है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा के उपजाऊ डेल्टास, ये सब इसी क्रिएटिव डेपोजिशनल वर्क का ही रिजल्ट है। और यही लैंडफॉर्म्स इंसानी सभ्यता का पालना बने हैं कि नेचर में डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल का हिस्सा है। एक नदी लगातार धरती के चेहरे को बदलती रहती है, कहीं से मिटाकर कहीं और कुछ बिल्कुल नया बनाने के लिए। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का यही डायनामिक नेचर हमारे प्लैनेट को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। तो ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाता है, क्या एक नदी फंडामेंटली एक ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है या एक ज्यादा क्रिएटिव फोर्स? उसके कौन से रोल का, इरोजन या डिपोजिशन, हमारे प्लैनेट और हमारे समाज पर ज्यादा और ज्यादा लास्टिंग इंपैक्ट पड़ता है? इस पर जरूर विचार करिएगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.